और जीरा ध्यान देना है सब में, ठीक है? नहीं तो मालूम है तुम्हें क्या होगा, मालूम है ना? तो यहाँ पे है कि जो एटम है वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल, एटम जो होते हैं वो किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, ठीक है? जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो है इसको पढ़ा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, गोल्ड है। क्या है ये? गोल्ड। ये सोने की क्या है, पन्नी है, ठीक है? और जब हम इसको और ज़्यादा अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इस पन्नी में इस तरह से क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं। बहुत सारे क्या है, एटम्स हैं, ठीक है? तो एटम्स जो होते हैं वह क्या होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। बहुत ही क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। तो इससे पहले क्या था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या था? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सर जे थॉमसन एक साइंटिस्ट हुए हैं। कौन हुए हैं? जे थॉमसन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 1900 में जो पार्टिकल है उसको डाल्टन ने क्या कहा था, अविभाज्य कहा था कि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो एटम है, ठीक है, उसके भी सब एटॉमिक पार्ट्स होते हैं। उसके भी क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्ट्स होते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? किसकी खोज करी सर जे थॉमसन ने? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, अवपरमाणु सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है? इसी तरह से क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है, ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी क्या है, एक अवपरमाणिक कण है। यानी कि जो परमाणु जिसको डाल्टन ने अविभाज्य कहा था, लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हुई तो ये कहा गया कि परमाणु के भी अपने छोटे छोटे कण हैं। वो हैं कौन कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। 19वीं सदी तक ये माना जाता था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है। ये है सर जे थॉमसन। इन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा। क्या करा इन्होंने? एक्सपेरिमेंट करा। इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज पर, डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज पर क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी पास की। हाई वोल्टेज लो प्रेशर पर डिस्चार्ज ट्यूब में क्या प्रभावित की, इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित की। और उस इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित करने के उपरांत उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने? बताया तो था भाई, क्या देखा? उन्होंने देखा कि स्ट्रीम्स ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय द कैथोड। इस कैथोड के द्वारा क्या है, कुछ कणों की क्या है, स्ट्रीम जनरेट हुई। क्या हुई? स्ट्रीम जनरेट हुई। यह स्ट्रीम जो है पार्टिकल्स की, कणों की जो स्ट्रीम थी, इसको क्या कहा गया? कैथोड रेज कहा गया। क्या कहा गया? कैथोड रेज। क्यों कहा गया कैथोड रेज? क्योंकि यह कैथोड से बन रही थी। किससे बन रही थी? कैथोड से निकल रही थी। कहां से निकल रही थी? कैथोड से निकल रही थी। इसमें कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था, ठीक है? तो सिंस ऑल द गैसेस फॉर्म कैथोड रेज, ठीक है, जो सभी गैसें हैं वो कौन से रेज फॉर्म करती है? कैथोड रेज फॉर्म करती है। और ये जो कैथोड रेज है, दैट एन एटम कंटेन्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, किसी भी एटम का वह निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जो एटम के पास रहता है, उसी को क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया। क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एटम का निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ गया आप लोगों ने, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन जो है ये निगेटिवली चार्ज क्या है, एक पार्टिकल है, ठीक है? अब है कैनाल रेज, प्रोटॉन एंड कैरेक्टरिस्टिक। वो तो कैथोड रेज थी, ठीक है? अब इसके बाद क्या है, कैनाल रेज। तो यहाँ पर क्या है, जो एटम है उसका जो मॉडल है कि एटम किस प्रकार का होगा, ठीक है? तो सर जे थॉमसन ने किस प्रकार का मॉडल दिया था, बताओ किस प्रकार का मॉडल दिया था? तरबूज मॉडल। कौन सा मॉडल? तरबूज मॉडल, ठीक है? तो इसमें इन्होंने कहा कि देखो भाई, जो एटम है वह क्या है, धनावेशित गोला है। कैसा गोला है? धनावेशित गोला है। और उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से धसे हुए हैं, जिस प्रकार तरबूज में बीज होते हैं, या कोई केक है उसमें जो उसमें भी कुछ बीज डाले जाते हैं या ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं कि नहीं डाले जाते हैं, तो उस प्रकार से धसे हैं। या कोई हलवा है और उसमें बादाम के बीज धसे हुए हैं, है ना? इसको प्लम प्यूडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम प्यूडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा जो ये मॉडल है, थॉमसन जी ने कहा ये क्या है, एक धनावेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन उसमें इस प्रकार से धसे हुए हैं, है ना? पूरा गोला क्या है, धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए हैं। तो थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिसमस प्यूडिंग,
ठीक है, क्रिसमस हलवा या इस तरह से जो क्रिसमस केक होता है, ठीक है, उसमें क्या है जो बाकी हलवा जैसा है और उसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें क्या होते हैं, धसे हुए रहते हैं, है ना। अरे अरे बात समझ में, तो या तरबूज मॉडल भी इसको कह सकते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा आपको थॉमसन ने कौन सा मॉडल जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए दिया। द इलेक्ट्रॉन इन ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वेयर लाइक करंट वाला ड्राई फ्रूट्स इन ये स्फेरिकल क्रिसमस प्यूडिंग, जो स्फेरिकल ये गोलाकार जो क्रिसमस प्यूडिंग है उसमें जो ड्राई फ्रूट धसे होते हैं, उसी प्रकार इन्होंने ये मॉडल दिया। व्हाइल द इलेक्ट्रॉन आर स्टैंडर्ड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन, जैसे कि वाटरमेलन में क्या होते हैं, बीज धसे हुए होते हैं। ये मॉडल दिया किसने, सर जे जे थॉमसन ने। तो इस मॉडल के बाद उसके बाद किसकी खोज हुई, इसके बाद खोज हुई कैनाल किरणों की। किसकी खोज हुई, तो ये मॉडल दिख रहा है आपको, तो इस मॉडल को आप बना लेंगे। और इसमें जो इन्होंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन है धसे हुए हैं, और बाकी जो आपका क्या है, बाकी जो पूरा जो स्फीयर है इसका गोला है एटम का, वो क्या है, धनावेशित है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के क्या गुण हो सकते हैं, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, यहाँ एक हाइड्रोजन एटम के मास का लगभग 1/1840वां भाग होता है। हाइड्रोजन एटम का भागी एटम का वेट ही बहुत कम है, ठीक है, लेकिन उसका भी 1840वां भाग होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम होता है, लगभग नगण्य होता है। लगभग क्या होता है, नगण्य। तो इसको लिख लो, जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान से एक, या हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1840वां भाग, यानी कि 1/1840 भाग, उतनवा भाग, तो बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज सो स्मॉल दैट इट इज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल, यह जो मास है इलेक्ट्रॉन का ये इतना कम होता है कि इसलिए इसको नगण्य है, इसको लेते ही नहीं, समझ गए। इसके बाद चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज आपको बताया था, द एब्सोल्यूट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1 माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, लिख लीजिए, ठीक है। 1.6 गुणा के 10 की घात माइनस 19 कूलम का आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। द रिलेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1, ठीक है। सापेक्षिक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे होता है वह -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। अब है रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल मॉडल, यानी कि रदरफोर्ड का जो रदरफोर्ड जी जो है साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने स्वर्ण पत्र पर एक क्या कराया, एक्सपेरिमेंट करा। क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा। तो जो गोल्ड स्टीन थे, कल मैंने आपको बताया गोल्ड स्टीन थे, डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन ए गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनाल रेज। तो गोल्ड स्टीन ने क्या करा, जो एनोड से वहां से क्या है, कैनाल रेज को उत्पन्न करा और कैनाल रेज की खोज की, ठीक है। तो जो ये विकिरण था किसका, पॉजिटिवली चार्ज जो किरणें थी, यानी कि धनावेशित चार्ज, धनावेशित जो किरणें थी, उसकी खोज किसने की, गोल्ड स्टीन ने। किसने की, दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड ए चार्ज, इस पर इतना चार्ज था जितना कि एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, जितना किस पे होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, उतना ही चार्ज इस पे था, लेकिन धनावेशित था। इलेक्ट्रॉन पे क्या था, ऋणावेशित, इस पे क्या है, धनावेशित। इस पे कौन सा चार्ज है, धनावेशित। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइड, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेशित होता है, इस पे कौन सा होता है, धनावेशित। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश। लिख दिया भाई सबने। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, ऋण आवेश। और जो कैनाल किरणें हैं या प्रोटॉन है, उसपे कौन सा आवेश होता है, धनावेश। इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन की मास का 2000 गुना है। इलेक्ट्रॉन की मास का क्या है, 2000 गुना है। इट वाज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन, इट वाज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन। तो यह किससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, पी से, स्मॉल पी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको कहा गया, क्या कहा गया, प्रोटॉन, ठीक है। एक प्रोटॉन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको देख लीजिए। तो जो प्रोटॉन है उसकी दो महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1, मास ऑफ ए प्रोटॉन, द प्रोटॉन इज एक्चुअली ए हाइड्रोजन एटम व्हिच हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है दरअसल वो एक हाइड्रोजन का एटम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन खो देता है, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, लेकिन जैसे उसका एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा ना। तो वही प्रोटॉन क्या है, वही क्या कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है। वही क्या, हाइड्रोजन एटम क्या कहलाता है, प्रोटॉन। और इसका जो रिलेटिव मास होता है वो 1 यूनिट होता है। रिलेटिव मास क्या होता है, 1 यूनिट होता है। एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसको अभी हमने कहा था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम होता है, लेकिन ये धन में होता है,
किसमें होता है? धन में होता है। समझ गए? यानी कि इसमें धनावेश इतना आवेश होता है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन, उन दोनों में आवेश बराबर होता है, लेकिन द्रव्यमान में बहुत फर्क है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 2000 गुना है। तो यानी कि एटम में प्रोटॉन का द्रव्यमान मायने रखता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? बहुत कम होता है। और जो इसका रिलेटिव चार्ज होता है, रिलेटिव चार्ज लिख लीजिए इसका, इलेक्ट्रॉन का -1 होता है और प्रोटॉन का +1 होता है। प्रोटॉन का क्या होता है? +1। ठीक है, आगे बात समझ में? यह है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड क्या है? एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एटम का एक मॉडल दिया। उससे पहले उन्होंने क्या करा? एक एक्सपेरिमेंट करा। क्या करा? एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या करा? एक स्वर्ण पत्र लिया, उस पर क्या करी? अल्फा कणों की बम्बारमेंट करा। अल्फा कणों का क्या करा? बम्बारमेंट करा। तो उन्होंने देखा कि जो अल्फा कण है उसमें क्या है? बताओ भाई। अल्फा कणों में गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट दिख रहा है आपको? ये है। इसमें क्लियर नहीं हो रहा तो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। लंबा कर दिया नहीं इन्होंने। यहाँ पे आते हैं। जो अल्फा कणों का जो एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का, तो उन्होंने एक स्वर्ण पत्र लिया। क्या लिया? स्वर्ण पत्र लिया। और उसमें क्या है? बहुत सारे एटम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? इस तरह से उसमें क्या थे? बहुत सारे एटम थे। ठीक है। तो इन्होंने क्या करा? यहाँ से अल्फा कणों का बम्बारमेंट करा। यहाँ से क्या करा? अल्फा कणों का बम्बारमेंट करा। तो मैक्सिमम जो अल्फा कण थे वो इस एल्यूमिनियम फॉयल के आर पार हो गए। क्या हो गए? आर पार हो गए। ठीक है। कुछ एक कण जो है वो अपने रास्ते से क्या हो गए? मुड़ गए। इस तरह से मुड़ गए, इस तरह से। ठीक है। यानी कि माना यहाँ पे क्या है? ये एक एटम है। क्या है? एक एटम है। और इस एटम के इधर से ये क्या है? एटम। इसमें क्या है? हजारों एटम्स है। किसमें? एल्यूमिनियम फॉयल पे। उसका हमने एक एटम लिया, यहाँ पे ले लिया। तो जो इसके इधर से गया वो आर पार हो गए। लेकिन एक अल्फा कण आया और एटम के पास से होते हुए इधर मुड़ गया। इधर इस तरह से मुड़ गया। ठीक है। और लगभग 2000 में से एक क्या है? अल्फा कण इसके सेंटर में आके टकराता है। ठीक है। लेकिन टकराने के बाद बात उसी दिशा में वापस चला जाता है। उसी दिशा में क्या चला जाता है? वापस चला जाता है। वापस चला जाता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? क्या निष्कर्ष निकलता है इससे? इससे ये निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है भाई? बताओ क्या निकलता है? मेजोरिटी ऑफ द रेज पासिस थ्रू द गोल्ड शीट। जो अधिकतम रेज जो अल्फा कणों की थी वह क्या है? इस एल्यूमिनियम फॉयल से आर पार हो गया। मेजोरिटी ऑफ रेज ऑफ अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज पासिस थ्रू द गोल्ड फॉयल। ठीक है। तो चलेंगे। दिस शोज दैट द पार्ट फ्रॉम व्हिच द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा रेज टर्न्स बैक इज वेरी स्मॉल इन साइज कंपेयर टू द एम्प्टी स्पेस। अब इसमें हमने कहा ना कि ये एक एटम है। क्या है? एक एटम। क्या है? एटम। ये क्या है? एक एटम है। ठीक है। तो जहाँ जहाँ से अल्फा कण आया निकल गया, यहाँ से अल्फा कण आया निकल गया, यहाँ से अल्फा कण आया निकल गया, यहाँ से आया निकल गया। ठीक है। लेकिन यहाँ बीच में कुछ ऐसा मैटर है जहाँ पे जाके जो ये रेज है ये मुड़ जा रही थी। ये क्या हो जा रही थी? मुड़ जा रही थी। और बहुत कम मात्रा में कुछ एक कण इसके सेंटर में आती है और टकरा के उसी दिशा में वापस हो जाती है। टकरा के क्या है? उसी दिशा में वापस आ जाती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है जो एक एटम है उसका मैक्सिमम स्पेस खाली है। कल एक्सपेरिमेंट कराया था ना, एक्टिविटी कराई थी ना, है ना? माना क्या है? एक एटम है। ठीक है। तो इसमें क्या है? बहुत सारा स्पेस रिक्त है। लेकिन यहाँ सेंटर में उसका क्या है? एक ऐसा पॉइंट है। ठीक है। जिस पॉइंट पर कुछ आवेश है। आवेश ही होगा तभी तो यहाँ से ये रेज क्या हो रही है? इधर उधर भटक रही है, इधर उधर शिफ्ट हो जा रही है। क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि अल्फा कण क्या होता है? धनावेशित कण होता है। अल्फा कण क्या होता है? धनावेशित। और आपको पता है जो सेम आवेश है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। धन धन के पास जाएगा तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। है एक सेठ अगर दूसरे सेठ के पास जाएगा तो बोला मैं भी सेठ, तू भी सेठ, चल तू हट, तेरे से ज्यादा मेरी पावर। होता है ऐसा? लेकिन एक सेठ है, एक गरीब है, गरीब आई महाराज दे दे यार, है 2 रुपए तो दे दे। क्यों भाई? देने की बात नहीं, लेकिन क्या है? एक अट्रैक्शन रहता है। तो यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है? इसमें मैक्सिमम जो अल्फा कण है वो आर पार हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम है उसका अधिकांश स्थान क्या है? रिक्त होता है। यानी कि अब हम देखते हैं ना, इतना इतना बड़ा सामान है हमारे पास, है ना? ये हमारा बहुत हार्ड लग रहा है ना, लेकिन हम इसका अगर देखेंगे तो इसका 90% स्पेस क्या है? खाली है ना?
अब इसमें कितने जो है अरबों खरबों क्या होंगे एटम होंगे इसमें, है ना, समझ में आ रही बात। और उन एटमों से तब जाकर के एक मैटर बनता है, एक क्या बनता है, मैटर। तो एक एटम जो है उसका मैक्सिमम स्थान क्या है, खाली है, उसके सेंटर में कुछ ऐसा मैटर है, उसके सेंटर में ऐसा भाग है, ठीक है, जो कि धनावेशित है। क्यों है धनावेशित, क्योंकि ये धनावेशित कणों को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो इसका मतलब है ये धनावेशित है, जिसको न्यूक्लियस कहा गया। जिसको क्या कहा गया, न्यूक्लियस, नाभिक। क्या कहा गया, नाभिक। क्या कहा गया भाई, नाभिक। सारी बात समझ में। तो नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। और अभी हमने कहा था ना आपको कि किसी भी पदार्थ का में, किसी भी एटम में जो प्रोटॉन होता है उसी का ही द्रव्यमान होता है, ठीक है, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग नगण्य है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो आगे चलते हैं कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है उसको हम देखेंगे। मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है, एक क्रिकेट ग्राउंड, स्टेडियम है, ठीक है, क्या है, स्टेडियम है, ठीक है, और इसके बीच में एक बॉल है, दिख रही है आपको। द रिलेटिव साइज ऑफ द न्यूक्लियस इन एन एटम इज रफली द सेम एज दैट ऑफ ए पी इन द मिडिल ऑफ दिस लार्ज। इतने बड़े स्टेडियम में एक मटर का दाना वो उसका न्यूक्लियस है। बाकी मानव एटम इतना बड़ा हो तो मटर के दाने जैसा उसका न्यूक्लियस होगा, है ना, और उस पूरे स्टेडियम का भार उसी न्यूक्लियस के भार के बराबर, ये मान के चलो, ठीक है। आगे समझ में ये है। इट आल्सो गिवन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियस इन एन एटम। एक पी के जैसा होता है और इसका वेट सिर्फ इस मटर के दाने के बराबर है। साइज तो इतना बड़ा है लेकिन उसका वेट सिर्फ मटर के दाने के बराबर है। आगे बात समझ में, ये है। अब आप देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है कि ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा होगा, दिख रहा है। तो मेजर ड्रॉबैक यानी कि डिफेक्ट क्या है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम दैट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। लिखो, रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाता है, स्थायित्व को नहीं समझा पाता है, ठीक है। जब भी किसी धनावेशित पार्टिकल के चार, जब भी कोई ऋणावेशित पार्टिकल इस धनावेशित पार्टिकल के चारों क्या करेगा, गति करेगा, तो उसमें क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेट होगा, यानी कि इसकी स्पीड बढ़ेगी। क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। ड्यूरिंग एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। जब एक्सीलरेशन होगा तो जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, एनर्जी उत्सर्जित करेगा। क्या करेगा, दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी एंड फाइनली फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस। जो रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन वो अपनी एनर्जी खो देगा और एनर्जी जैसे खोएगा यहाँ इस धनावेशित भाग में गिर जाएगा। यानी कि ये धनावेशित भाग न्यूक्लियस है, यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। कैसे कर रहा है, ऐसे। और कैसे कर रहा है, तेज करेगा, कर रहा देता आ रहा इसमें भूत आ रहा तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी लॉस करी और वो फिर कहाँ गिर गया, यहाँ न्यूक्लियस में गिर गया। तो तब तो थॉमसन ने सही कहा था। तो थॉमसन ने यही तो बोला था, ये धनावेशित बोला है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए, यही तो कहा था। लेकिन जब ये अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट हुआ तो जे थॉमसन का जो मॉडल है वो फेल हो गया, है ना। लेकिन अगर ये ऐसा है तब तो यही है। हालांकि एक्सपेरिमेंट तो सही है लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है कि स्टेबल कैसे होगा ये समझा नहीं पाए। कौन, रदरफोर्ड इसको समझा नहीं पाए कि जो एटम है वो स्टेबल कैसे रहेगा, ठीक है। इसको यही ड्रॉबैक है, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। जो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर अगर चक्कर लगाता है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, लिखा है एक्सेलरेशन होगा, त्वरित होगा। पर अगर त्वरित होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है, और कहाँ, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इससे तो क्या हो जाएगा, वो एटम जो है अनस्टेबल हो जाएगा, जबकि एटम जो है स्टेबल है, एटम तो स्टेबल है ना। तो इसके बारे में रदरफोर्ड ने कोई जानकारी नहीं दी, ठीक है, या उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए रदरफोर्ड। बाकी जो मॉडल है, जो एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल सही है। और जो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु जो है का अधिकांश भाग रिक्त है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि धनावेशित होता है, और एटम का जो 99% जो मास होता है वो न्यूक्लियस में ही निहित होता है। इसमें निहित होता है, नाभिक में ही निहित होता है, ठीक है। और एटम की तुलना में जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा होता है, एक स्टेडियम में एक पीनट यानी कि मटर का दाना रहता है उसके बराबर होता है, समझ गया ना। तो बिल्कुल सही है, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि इसको ये करेक्ट नहीं कर पाए कि कैसे
होगा। अब हम बात करते हैं, ये है नील बोर्स। ये क्या है, कौन से साइंटिस्ट हैं? नील बोर। तो जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, उनका जो एक्सपेरिमेंट है, नील बोर ने उसी को करेक्ट करा और बताया कि हाँ, रदरफोर्ड ने बिल्कुल सही कहा, उनका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअली वो सब ऐसे मतलब अनियंत्रित तरीके से नहीं घूम रहे, वो एक निश्चित कक्षाओं में घूम रहे हैं, क्या है, और उसमें किसी भी तरह का एक्सिलरेशन नहीं होता है। किसने बताया? नील बोर ने बताया। किसने बताया? नील बोर ने बताया। अब यहाँ देखो आप, ये है, इसमें दिख रहा है, नील बोर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in order to explain the stability of an atom, overcome the objection against Rutherford's model of atom. Neil Bohr gave a new arrangement of electron in the atom in 1913. 1913 में नील बोर ने अपना क्या दिया? नील बोर ने एक नया पैटर्न दिया, इलेक्ट्रॉन कैसे स्टेबल है, एटम कैसे स्टेबल है, ठीक है। और क्या कहा नील बोर ने? ये नील बोर है, ठीक है। 1913 में इन्होंने क्या करा भाई? एक मॉडल दिया जो कि रदरफोर्ड के मॉडल को क्या करता है, मतलब करेक्ट करता है। बोर ने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करा। एक्सपेरिमेंट किसने करा? रदरफोर्ड ने। लेकिन स्टेबिलिटी के बारे में किसने बताया? नील बोर ने। किसने बताया? नील बोर ने। तो अब जैसे थॉमसन का मॉडल है, तो उसमें आपको क्या मिला? इलेक्ट्रॉन की खोज मिली। दूसरा क्या मिला? जो एटम है वो क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? उदासीन। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? थॉमसन के मॉडल से। ड्रॉबैक क्या था? क्योंकि जिस हिसाब से थॉमसन ने बताया कि धनावेशित गोला इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए, तो ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? रिक्त है। लेकिन थॉमसन का मॉडल उसको जस्टिफाई नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, परमाणु संरचना के बारे में और खोज हुई कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। किसने कहा? रदरफोर्ड ने। लेकिन कैसे घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे स्टेबल होगा, ये नहीं समझा पाए। ये किसने समझाया? बोर ने, नील बोर ने। तो नील बोर ने जो क्या दिया, एक मॉडल दिया, जिसको बोर का मॉडल भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा देखो भाई, रदरफोर्ड ने ठीक कहा, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि अनियंत्रित होकर घूमते, एक निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, ठीक है, जिनमें किसी भी प्रकार का एक्सिलरेशन नहीं होता है। आ रही बात समझ में? तो ये निश्चित कक्षाएं कौन कौन सी थी? इसमें इन्होंने कहा कि जो पहली कक्षा है उसको इन्होंने नाम दिया, ये कक्षा है ना, मानो कक्षा 1 2 3। कक्षा 1 का नाम के, कक्षा 2 का नाम एल, कक्षा 3 का नाम एम, कक्षा 4 का नाम एन। ये नाम दिया किसने? नील बोर ने। तो जो ये कक्षा, इसको कोष कहा गया, मुख्य कोष कहा गया। तो पहले कोष के, एल, एम, एन, और साथ में इन्होंने ये कहा कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन निश्चित मात्रा में रहेंगे। ऐसे नहीं कि इतना छोटा कमरा है तुम यहाँ 50 लोग घुस गए बैल बकरियों की तरह, है ना। उन्होंने कहा नहीं, जो स्टेप वाइज जो कोष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निश्चित होगी। आगे बात समझ में? तो नील बोर ने इसको क्या करा, करेक्ट करा और बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वह के, एल, एम, एन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और इस तरह से कहाँ जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ नहीं गिरता है? न्यूक्लियस में नहीं गिरता है, और परमाणु क्या रहता है? स्टेबल रहता है। एटम क्या रहता है? स्टेबल रहता है, ठीक है। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, और चौथे में 32। या इसको 2n² फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। 2n², n का मतलब कक्षा का नाम, ठीक है, n का मतलब कक्षा का नाम। n इक्वल टू क्लास 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी हो सकती है। फिर आपको 4 तक देखना है, ठीक है। तो 2n², यानी कि पहले कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 गुणा में कक्षा 1 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 ही होता है ना, तो 2 ही कम 2। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 2 गुणा कर 2 का वर्ग, 2 दूने 4 दूने निकल गए 8। इसी तरह से तीसरे कोष में 2 गुणा कर 3 का वर्ग, 3 के 9 दूने 18 आ गया। इसी तरह से चौथा जो कोष है उसमें 2 गुणा कर 4 का वर्ग, 4 से 16 दूने 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये मॉडल किसने दिया? नील बोर ने। किसने दिया? नील बोर, ठीक है। और ये लिमिट कितने की थी? पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, ठीक है। तो इस तरह से इनको सेल कहा गया, या इनको कोष कहा गया, या इनको कक्षा कहा गया, समझ गए? तो इस तरह से जो एक एटम है उसको 2n² के समथिंग इलेक्ट्रॉन क्या करता है? धारण करता है, ठीक है, समझ गए? और जब आप, है, फोन आ रहा, किसका फोन आ रहा? अच्छा।